आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कल तक हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स का बहुत ही कवर किया। अभी तक हम लोग शुरू से देखते अगर एक बार तो सबसे पहले हम लोगों ने 2/2 का वैल्यू निकालना सीखा, उसके बाद माइनस निकालना सीखा, उसके बाद 3/3 का वैल्यू निकालना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी कवर किया। प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब कल मैंने आप लोगों को बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन दिखाया था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। उसको देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि कितना इजी लेवल का क्वेश्चन बिहार बोर्ड से पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर्टी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व होता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं फिर से आज कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग लास्ट जो हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड एक है डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट्स, दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने 2014 का क्वेश्चन सेट किया। लास्ट क्वेश्चन 2014 पर आकर छोड़ दिया था। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अदर टाइप्स का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो केवल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, इसके अलावे भी जैसे कि कुछ डिटरमिनेंट्स दे देते हैं, उसमें वेरिएबल टर्म्स फाइंड करना रहता है, और क्या है कि उसमें के जो टर्म्स है वो एपी में है, जीपी में, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन बैंक से जो भी है एक दो इजीएस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2020 में जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है वो, और कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था कौन सा, अरे कोई था नहीं, कोई ईयर में क्वेश्चन था, ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में जो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उसमें वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, आज भी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होगा हमारा। आज का सेशन जो होगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही होगा। बहुत इजी प्रॉपर्टी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन रैंडमली ले रहे हैं, आपको देख करके एहसास हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है एक 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इवैल्यूएट a बराबर 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B। अब इसका वैल्यू फाइंड करना। अगर इसमें आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हो तो आप इसमें हमको लगता है घंटों लगा दोगे फिर भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, और मैं इसका आंसर देख करके मुझे एहसास हो रहा है कि इसका आंसर 0 आने वाला है, देख करके पता चल रहा है। ठीक है, कैसे आप अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, जैसे कि प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपको ये भी लग रहा होगा जो मैंने पहला रूल बताया था कि अगर सेम एलिमेंट दिखे, ठीक है, तीनों रो या तीनों सॉरी एक रो या एक कॉलम में अगर सेम एलिमेंट दिखे तो पहला काम करना उसमें दोनों को 0 बनाना, वो वाला भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो भी करोगे तो भी लेन दी जाएगा। मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये आइडेंटिकल वाला रूल पे जाएगा। आइडेंटिकल मतलब याद है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की, अगर किसी डिटरमिनेंट्स का दो रो या दो कॉलम अगर आपस में सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे ये बन जाएगा 0। इसका सॉल्यूशन देखिए जरा सा। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है a बराबर 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B। क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। अब गौर से देखिए अगर इसको इसके साथ ऐड कर दिया जाए, ये कॉलम नंबर 2 जो है कॉलम नंबर 3 जो है अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरा का पूरा सेम बन जाएगा। ठीक है, आप क्या इसको लिख सकते हो, अप्लाई
अप्लाई C3 को क्या बना लेंगे, C3 को C2 प्लस C3 बना लेंगे। तो आपके बराबर में A बराबर क्या हो जाएगा, आपका A बराबर हो जाएगा 1 1 1, ये सेम रह जाएगा BC CA AB, और ये क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिए इसमें कॉमन है, इसमें से कॉमन AB BC CA कॉमन आ रहा है ना, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम C3 VJ। C3 से जब ये कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं, देखिए A बराबर AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1, C1 C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन C3 में चेंजिंग आ जाएगा BC CA AB, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 1 1। अब इसका वैल्यू तो आप 0 कर सकते हो, क्योंकि दो C1 और C3 क्या आइडेंटिकल आ गया, C1 और C3 क्या हमारा हो गया आइडेंटिकल। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये क्या हो गया आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू 0, और 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो A बराबर AB प्लस BC प्लस CA इंटू कितना 0, तो बराबर आपका आंसर हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर कितना 0 होगा। क्लियर हो पा रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि 100% आप लोग समझ गए होंगे। ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में था या 5 मार्क्स में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2015 का पूछा क्वेश्चन है। बहुत इजी सवाल है, प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए कितना इजी वे में मात्र 4 से 5 स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर आप इसको ब्रेक करके बनाने जाओ तो बहुत लेंथी प्रोसेस से सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए 2018 का है तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, 2016 में इवैल्यूएट करने वाला है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद 2016 का क्वेश्चन इवैल्यूएट करना, प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आप इस टाइप का क्वेश्चन एक कल किए हुए थे, इस टाइप का क्वेश्चन कल कौन सा किए थे, ABC 2011 का जो क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, इसलिए इवैल्यूएट करना उसमें प्रूफ करना था, बस इसमें रो और कॉलम वाइज। देखिए मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z, इसको इवैल्यूएट करना है। मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ इसका, आप सॉल्व कर लेना। इसमें देख करके आपको नहीं लग रहा है कि इसमें से R1 में से x कॉमन आएगा, R2 में से y कॉमन आएगा, R3 में से z कॉमन आएगा। तो पहली बात तो x y z कॉमन कर लीजिएगा, और x y z जब ये कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 वाला रूल लगा दीजिएगा, 0 को 0 बनाइए और एक्सपैंड कर दीजिए, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कल है ABC पर 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है प्रॉपर्टी पर, 2018 में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी पर मैं इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2018 का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 का हम सोच रहे सारा क्वेश्चन करें, ठीक है। 2018 में देखिए जरा सा क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 बोर्ड आप सबको पता है कि 2018 में बिहार बोर्ड ने क्या किया था, थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन डाला था, मतलब
पैटर्न चेंज किया था, उससे क्या हुआ था, क्वेश्चन अदर ईयर के मतलब अदर ईयर की अपेक्षा थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है, ऐसा सबका मानना है। वैसे टफ है ये कुछ नहीं है। तो 18 का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ ABC are in AP, if ABC are in AP, AP का मतलब आप समझ रहे हो कि ये ABC तीनों टर्म में क्या होगा, AP में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबके बीच समान का अंतर होगा। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। देन x plus 1 x plus 2 x plus a x plus 2 x plus 3 x plus b x plus 3 x plus 4 x plus c बराबर व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है -3, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 1। देखिए जरा सा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको चाहिए। इसका वैल्यू कितना आएगा, इस चार में से कोई एक आएगा। और कह रहा है कि ये जो एबीसी यहाँ पर लिखा हुआ है ये तीनों एपी में कहने का मतलब ए बी और सी के बीच समान का अंतर होगा। अगर ए 2 होगा तो बी 4 सी 6, तीनों के बीच 2 का अंतर है। एपी में तो कुछ भी हो सकता है, उसके बीच का अंतर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये अननोन है, ए बी सी तीनों क्या है, अननोन है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। लेकिन इसका ये चीज दिया गया है कि ये एबीसी क्या है, एपी में। चलिए इस कांसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। देखिए जरा सा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले जो हमको कंडीशन दिया गया है, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन ए बी एंड सी आर इन एपी, ए बी एंड सी आर इन एपी। एपी में कोई भी होता है तो उसका क्या होता है, देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड होगा। जब ये एपी में है तो दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा बराबर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जिसको आप लोग 11th में पढ़ेगा और 10th में भी, जिसको हिंदी में सार्वंतर कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी हम क्या लिखेंगे, इसीलिए b माइनस ए बराबर c माइनस बी। दैट मींस यहाँ पर हम b वाला टर्म को अगर एक साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b और ये इधर आएगा तो प्लस b बराबर c प्लस a, यानी कह सकते हैं कि 2b बराबर a प्लस c। इस टर्म का कहीं ना कहीं यूज आएगा, इसलिए ऐसा इसमें आया है। अब इसको यहीं पर रहने देंगे, इसका जहां पर यूज आएगा वहां पर हम इसका यूज कर लेंगे। अब देखिए जरा सा ये जो आपके पास है एंड वी हैव नाउ, अब क्या करेंगे, इसको इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करेंगे ना। हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस a x प्लस b x प्लस। अब देखिए जरा आप अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप एक चीज दिमाग लगाओ कि हमको ऐसा इसका यूज करना है तो इसमें कहीं ना कहीं तो टर्म लाना होगा। आप क्या कर लो, आपको एक बात प्रॉपर्टी में हम ये बात बताए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर आप किसी भी नंबर से, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करना होगा। ठीक, अब देखिए 2b अगर इसके अंदर बनाना है तो इसमें 2 से गुना होना चाहिए, तब तो ये 2b बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए v मल्टीप्लाई, इसमें अगर 2b बना देते हैं तो ये a प्लस सी बन जाएगा, वो भी 2b। v मल्टीप्लाई बाय 2 इन r2 में, v मल्टीप्लाई बाय 2 r2 मतलब r2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर सीधा थोड़ी ना कर सकते, यहाँ पर क्या लिखना होगा 1/2, अब तब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 सॉरी x प्लस a x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 3। अब इसमें क्या है, दूसरे इधर भाग देते सब में क्या होगा, दूसरे गुना हो जाएगा। तो x प्लस 2 के जगह में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस
4। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा 2x प्लस 6 और ये बनेगा 2x प्लस b। अब देखिए आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। R1 और R3 को अगर आप ऐड कर देते हो तो सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा। R1 प्लस R3 को अगर आप ऐड कर देते, सॉरी यहाँ पर 2b होगा। R1 और R3 को ऐड कर देते, यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई R1 को क्या बना देंगे, R1 को बनाएंगे R1 और प्लस R3। ये आपका बनेगा बराबर क्या बनेगा 1/2 और उधर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, R1 के जब भी दोनों ऐड होगा ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4, ये आपका होगा 2x प्लस 6 और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस a प्लस c और ये सेम रहने दीजिएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 2b और ये सेम टू सेम रह जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c। थोड़ा सा माइंड सेटअप का काम यहाँ पर करना है कि a प्लस c का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से ले लेंगे। a प्लस c के जगह पर क्या डाल सकते हैं 2b, नहीं तो 2b के जगह पर a प्लस c डाल दीजिए, तब R1 और R2 क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल होते ही आपको क्या पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बराबर कितना 0 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या कर लेंगे, एक बार वैल्यू डाल देंगे बराबर 1/2 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 और 2x a प्लस c की जगह क्या डाल देंगे 2b और ये आपका हो गया 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 2b और ये x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस नीचे नहीं लिखा होगा बस इधर लिख रहे हैं नॉर्मल। अब क्या देखिए यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे R1 और R2 क्या है आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे चूंकि R1 एंड R2 are identical so value of determinant is 0। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 i into 0 बराबर कितना हो गया आंसर 0। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा। स्टॉप करिए, ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा। 2018 का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख रहे 2018 में ऑब्जेक्टिव में भी क्या डाउन था आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से बनने वाला क्वेश्चन था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब 2018 का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने। ठीक ना, 2018 का सारा क्वेश्चन बताने का मेन पर्पस ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबका कुछ ना कुछ अलग टाइप है। ठीक ना, सब में कुछ अलग टाइप से दिया गया, आपको थिंकिंग लेवल बढ़ाने के लिए दिया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन चल रहा है, 2018 ही है ये। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ 7 and 2 are 7 and 2 are two roots of equation x 2 7 3x 6 7 2x is equal to 0, then the third root is then the third root is, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है -9, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 1/2, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ। पहले क्वेश्चन समझते। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली में अगर कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2 मार्क्स से 5 मार्क्स में डाला, क्योंकि आप इसको जब देखना इसका सॉल्यूशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या सही में ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन था या नहीं। इसका आंसर मैं बिना बनाए हुए भी दे सकता हूँ। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, अगर आप इतना माइंड सेटअप कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो मैं करूंगा इसका।
ये कह रहा है if 7 and 2 are the two roots of equation, मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका दो रूट्स, रूट्स आप लोग समझते हैं मूल जिसको कहते हैं। 10th क्लास में आप लोग पढ़ेगा कि घात समीकरण के दो मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के तीन मूल होते हैं। इसमें दो रूट्स दिया हुआ 7 और 2 एंड कर रहा देन फाइंड देन द थर्ड रूट इज, मतलब इसमें तीसरा रूट फाइंड करना है। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें त्रिघात समीकरण आएगा, ठीक ना? क्या आएगा? त्रिघात समीकरण आने वाला है, तब ना x का तीनों वैल्यू आएगा, ठीक है? तो समझ सकते हो कि कितना लेंदी जाएगा। त्रिघात समीकरण का तीन इक्वेशन, तीन रूट्स निकालना कितना लेंदी होता है, ठीक है? वैसे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर सिखा रहा हूँ जिससे आप इसको बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर दे सकते हो। आप एक समझो कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0। क्या दिया हुआ है? 0। तो और किसी भी डिटरमिनेंट को वैल्यू 0 होने के लिए केवल दो तरीका है। पहला कि उसका एक रो या एक कॉलम टोटल का टोटल 0 हो जाए, या दूसरा कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए। बस यही दो आप करने का प्रयास करो। ऑब्जेक्टिव के लिए बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। अगर 0 ना देगा तब तो खैर उसको दिमाग में लगा ही नहीं सकते। अब सोचिए x2 7 7 2 x 3 8 6, हम इसमें बिल्कुल भी ये दिमाग नहीं लगा सकते कि आइडेंटिकल किसी भी तरीके से बना सकते। आइडेंटिकल बनने का मतलब इधर जो एलिमेंट है चाहे किसी के साथ वो तो बराबर होना चाहिए। देखिए x यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 x है, तो एक चीज कर सकते हैं यहाँ पर कि x के ऊपर 7 रख सकते हैं। अगर यहाँ पर 7 रख दिए तो 7 7 बराबर 2 2 बराबर और 7 7 बराबर। लेकिन 7 रखने से क्या होगा? ये तीसरा रूट्स नहीं देगा, क्योंकि 7 जो है सेकंड रूट ऑटोमेटिक इसका फाइंड है, तो x का वैल्यू ना हम 2 रख सकते हैं ना ही 7 रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर रखना है तो इसमें, क्योंकि इसमें तो 7 ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन भी टारगेट करना है, इसमें 7 ऑप्शन है ही नहीं, तो ना हम x के ऊपर 2 रख सकते हैं ना ही 7, क्योंकि 2 और 7 ऑटोमेटिक इसका एक रूट है, और ना ऑप्शन में है कि 7 और 2 हो सकता है। तो तीसरा आप दिमाग लगाते हैं कि x के ऊपर कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि जोड़ने पर 0 हो जाए या घटाने पर 0 हो जाए, रो या कॉलम को 0 बना दे। मेरे समझ से कि x के ऊपर, मेरे समझ से क्या यही राइट आंसर होगा। x के ऊपर अगर आप -9 रखते हो तो तनिक सोच करके देखो, यहाँ पर जब ये -9 रखिएगा इस तीनों को जोड़िएगा तो 7 2 9, 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ पर 9 रखिएगा तो इस तीनों को जोड़िएगा तो 6 3 9 और 9 जाएगा तो 0, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर -9 रखिएगा तो 7 2 9, ये जोड़ने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0। जब वो पूरा का पूरा रो 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आंसर तो आपको पहले ही पता होगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने की बात हो, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछता तो आपको पूरा प्रोसेस से जाना होगा। वो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए आंसर क्लियर है सबका? यहाँ पर -9 क्यों आया है? इसका आंसर -9 क्यों होगा? क्लियर है ना? क्योंकि इसको जोड़ने पर हमें को 0 वैल्यू लाना है, यहाँ पर -9 रखने पर वो 0 बन जाएगा, रो नंबर 1। ठीक, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, इस क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है, लेट कर लीजिए इसको, क्या रहने दीजिए, x 3 7 2 x 2 7 6 x इज इक्वल टू क्या है? 0। आप इसको पूरा का पूरा ब्रेक करोगे, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होने वाली, इसमें पूरा का पूरा ब्रेक करना होगा, बराबर में 0 दिया होगा। इसको किसी के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 C1, जो मर्जी उसमें कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 V गेट, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x, ये छूटेगा ये छूटेगा, ये आपका हो गया x 6 2 x -2, ये छूटेगा ये छूटेगा तो आपका बन जाएगा 3 6 7 x। उसके बाद आपका +7, इसके साथ ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 x 7 2 इक्वल टू क्या दिया होगा? 0। x इंटू इसको क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -12 -2 इंटू 3x -42 प्लस 7 इंटू 6 7x बराबर क्या? 0। कैलकुलेट कीजिए, गुना करने पर क्या हो जाएगा आपका? x क्यूब और ये आपका हो गया -12x -6x माइनस प्लस 84 प्लस 42 -49 x बराबर 0। कोई कटने वाला टर्म है क्या? नहीं कटने वाला, सब आएगा। आगे देखिए, x क्यूब
क्यूब स्क्वायर वाला टर्म एक भी नहीं है इसमें स्क्वायर वाला टर्म x क्यूब 12 मिस नहीं किए कहीं पर एक्स स्क्वायर इसको छोड़ेंगे सही है इसको छोड़ेंगे सही है कहीं नहीं लिखा चलिए एक्स क्यूब स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है 12 6 18 और 49 कितना हो जाएगा 12 6 18 और 49 18 और 49 17 5 1 6 1 माइनस 67 और ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा प्लस 126 बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। क्लास 9th में ये सिखाया जाता है त्रिघात बहुपद को तोड़ने का तरीका। वहां पर दो तरीके बताया गया है 9th में, क्लास 9th में आपको त्रिघात बहुपद को तोड़ने का, जब आपको उसका एक कोई मूल पता हो, यानी कि वो गुणनखंड उसका पता हो तब, ठीक है। एक भाग विधि से बताया जाता है और एक डायरेक्ट एक्सपेंडिंग एलॉग, ठीक है। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में फर्स्ट इंटू लास्ट लगाते हैं उसी तरीके से इसमें लगाते हैं। आपको पता है कि 2 और 7 दोनों स्क्वायर रूट है। इसमें हम प्रयास करेंगे कि x - 2 लाने का या x - 7 लाने का। x - 2 या x - 7 आ गया तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि तीसरा रूट क्या होगा। 3 पार्ट में टूटेगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अपनी मर्जी से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। x क्यूब अगर हमको 2 लाना है तो यहाँ पर हम देखिए तो -2x स्क्वायर ऐड किए हैं और प्लस 2x स्क्वायर कर दिए, तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। इसमें रहने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2x स्क्वायर से इसके साथ क्या करना होगा, -4x करना होगा। तब ना 2x अगर कॉमन करेंगे तो x - 2 बचेगा। अब यहाँ पर -4x है लेकिन -67 है यहाँ पर, तो इसको क्या लिखना होगा, -63x। ये दोनों ऐड होकर के 67 बन गया और प्लस 126 बराबर 0। ये बहुत बेस्ट कांसेप्ट है, ठीक ना, रूट्स फाइंड करने का। इससे बेस्ट कांसेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। 9th क्लास का आप एक बार रिवीजन कर लेना, थोड़ा सा वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 वो अपने आप एक गुणनखंड टूट जाएगा 3 पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे इसको, इसमें से x मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा x - 2। इस दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस 2x कॉमन आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा x - 2। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -63, ये आपका बन जाएगा x - 2 बराबर 0। सब में x - 2 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो x - 2 तीनों में से निकाल लेंगे। x - 2 ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 2x और -63 बराबर 0। x - 2 और इसको फर्स्ट में प्लस होता तो तोड़ ही सकते हैं। 9 × 7 = 63, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस 9x - 7x, आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। आगे आपका हो गया x - 2, ठीक है। और इसमें से x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 9 और -7 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 9 बराबर कितना 0। x - 2 x प्लस 9 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और x - 7 बराबर 0। आपका हो गया फाइनली x - 2 x - 7 x प्लस 9 बराबर 0। तीनों टर्म को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x का तीनों वैल्यू देगा, इसलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार कीजिएगा x प्लस x - 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका हो गया 2। दूसरा में कीजिएगा x - 7 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 7 और तीसरा में कीजिएगा x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। रूट है ना x का तीनों वैल्यू, एगो 2 एगो 7 एगो 9, जो कि 2 हमको पहले से दिया गया था कि एगो 2 और एगो 7 है, तो तीसरा आपको फाइंड करना था, ये दोनों पता था, तो तीसरा आ गया। लिख सकते हैं हेंस थर्ड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, थर्ड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज कितना -9। ये आपका क्लियर आंसर हो गया। आंसर हमको पहले से पता था, -9 हम तो भूल ही दिए थे, ठीक ना। लेकिन आपको प्रोसेस है, अब आप ही बताओ इस क्वेश्चन को लेकर के क्या ये ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन था, बिल्कुल भी नहीं था। इसका इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे समझ से तो कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स का बनता है, इसका वैल्यू 2 मार्क्स का होना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।